आज ये प्रोटेस्ट उस स्थिति में पहुंच चुका है जिससे मैं ये कहने की स्थिति में आ गया हूं कि इससे पहले दिल्ली के इतिहास में इतना शानदार प्रभावशाली प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। मेरी समझ से सर एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी हुई है, उसको आप अच्छे से बता पाएंगे कि सर पॉलिटिकल पार्टी अपनी चीज़ों को बिल्कुल अलग मंच पर किनको भेजना है वो एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। जैसे अगर हम देखेंगे सर तो डिम्पल यादव, प्रिया सरोज और इकरा हसन चौधरी और ये लोग जो चेहरा है जो जनजी को अटैक करते हैं, ये ग्राउंड पे थे और पार्लियामेंट में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये वहाँ थे और ये लोग जंतर मंतर पर तमाम पार्टी के लोग आए, लेकिन उसमें जो बड़ा चेहरा है मतलब बांटा गया कि कौन कहाँ रहेगा, उन्होंने अलग प्रदर्शन किया। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि जनजी जो है वो आप उसको घर पे जाकर के अगर आपका कोई छोटा भाई हो या मुझे आप भी जनजी है क्या तो वो उनके लिए समस्या बन गई। उनको बॉस अगर उनको ऑफिस में जाकर के डांटे तो वो उससे आर्गूमेंट करते हैं। मम्मी अगर उनको ये कहे कि तुम आज मैंने दाल चावल बनाए तुम्हें खाने पड़ेंगे तो वो प्रोटेस्ट करते हैं कि तुम्हारी जबरदस्ती है क्या मम्मी, मेरा राइट है, मेरा ह्यूमन राइट है, मेरा राइट है, मैं तुम जो जबरदस्ती खिला दोगे दाल चावल। जब कोई अपनी जान दे देता है तो वो लॉस होता है, लेकिन जब कोई शहादत देता है तो वो लॉस नहीं होता। शहादत देने वाला व्यक्ति जो है उसके बारे में बहुत अच्छी मान्यताएं हैं कि वो स्वर्ग में जाता है, जन्नत में जाता है अपने अपने। ये बच्चे जो मर गए, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, ये इनकी कुर्बानी थी, ये इनकी शहादत थी। एजुकेशन सिस्टम में जरूर चेंज होगा। तो जैसे मणिपुर का चर्चा आपने की थी, इससे पहले हमने भी चर्चा की थी, हमने कहा था मणिपुर पे तो गवर्नमेंट बोल नहीं रही, तो हमें लगता है कि इतने बड़े प्रोटेस्ट पे इस पर कैसे बोलेगी। उसमें तो 200 लोग बैठे थे ना, उसमें बहुत निराशा थी। लेकिन अब एकदम दुनिया बदल गई है। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की स्थिति में बहुत भयंकर चेंजेस हैं। मतलब हमने देखा नहीं है ऐसा कभी कहीं कि जैसे जो चाहते थे जैन जी वो कर दिया है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, वो वाली थ्योरी अब सच कर दी है। तो हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और इनकलाब हिंदी का स्पेशल प्रोग्राम एक्सप्लेनर जिसमें हम देश के अहम मुद्दों पर बात करते हैं। तो आज देश का सबसे अहम मुद्दा है जो कि जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट, और ख़ासकर पुलिस ब्रूटलिटी के बाद जो प्रोटेस्ट में क्या कुछ चेंजेस आया है। तो हमने जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब हम जंतर मंतर पर आकर हमने एक्सप्लेनर किया था, उसमें जो हम लोगों ने बातचीत की थी जिसको आपने सुना होगा। अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आसिम मोहम्मद कैफ सर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सर, इससे पहले जो हमने बातचीत किया था और जो प्रोटेस्ट को लेकर जो हमने अनुमान लगाया था उसमें कई चीज़ें तो साबित हुई और उसके अलावा कई चीज़ें चेंजेस आई। तो उसमें सर आप जो सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस दिख रहे हैं वो क्या है? देखिए, मैं कामरान, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, उस दिन जो बातचीत हुई थी उसमें मेरा फोकस इस बात पे था कि मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बातचीत करेगा, क्योंकि मैंने उसमें कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ शाहीन बाग, किसान या दूसरे कई सारे आंदोलनों को जोड़ करके उस अनुभव के आधार पर ये बात कही थी। तो वो स्थिति तो आई, तो गवर्नमेंट ने इग्नोर किया। लेकिन अब उसमें ये बातचीत थी कि जब वो उनको इग्नोर करेंगे उसके बाद क्या होगा, तो उस पर हम बातचीत नहीं कर पाए थे। वो इग्नोर कर रहे थे लगातार। स्थिति बिगड़ी कब? तो अभी जो सोनम वांगचुक को जिस दिन लेकर के गए गलत तरीके से, उसके बाद स्थिति बिगड़ी। और आज कल उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। वो सब मतलब चीज़ें हैं जो सब लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग जो हैं उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ राइट नाउ, जो चेंजेस मुझे अब दिखाई दे रहा है, वो कल में और वो आज में, वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अनएक्सपेक्टेड है। एक फिल्म आई थी, अगर आपको ठीक से याद हो तो, उसका नाम था माय नेम इज़ खान। तो माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान का एक कैरेक्टर था जिसमें जॉर्जिया एक जगह दिखाते हैं, और जॉर्जिया में बहुत सारे लोग वो मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं वो लेकर के। आज जॉर्जिया जैसी स्थिति वो यहाँ हो गई है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। तब निराशा थी, हमें लगता था कि लोग भी कम थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत 100-200 लोग उस दिन थे। आज ये प्रोटेस्ट उस स्थिति में पहुंच चुका है जिससे मैं ये कहने की स्थिति में आ गया हूं कि इससे पहले दिल्ली के इतिहास में इतना शानदार प्रभावशाली प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। इवन किसान आंदोलन जो था वो लंबे समय तक रहे, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं था। शाहीन बाग का जो आंदोलन था उसका स्ट्रगल जो है बहुत बड़ा था, महिलाएँ उसमें, लेकिन उसमें भी उसका भी क्रैक डाउन किया जा सकता था, और क्रैक डाउन किया भी गया था। लेकिन ये पहला प्रोटेस्ट है जिसको हम देख रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं, जिसका क्रैक डाउन करने के बाद जो और कई गुना तेज़ी से बढ़ गया है। अमूमन गवर्नमेंट का जो मेंटलिटी है, जो गवर्नमेंट किसी प्रोटेस्ट को क्रैक डाउन करती है तो उसमें जनरल उनकी थ्योरी होती है, हम लाठी चलाएंगे या हम जो है वो किसी तरह से इनके नेताओं को तोड़ेंगे।
या हम कुछ को लालच देंगे, जिस बारे में मेरी पुरानी बात हुई थी। और उसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा जनरल, या कुछ नेता अपनी तरफ मिला लेंगे, कुछ को हम लालच दे देंगे, कुछ जगह लाठी चला देंगे। वो सब जितना भी प्रलोभन गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट जितना भी प्रलोभन देती है, वो सब जो है वो फेल हुआ है। ये पहला प्रोटेस्ट है जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार, कि ये दबाने की कोशिश के बाद और अधिक मजबूत होके उभरा है। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो है ना, इनको कॉकरोचेस के बारे में कहते हैं कि कॉकरोच मरते नहीं हैं, तो वो थ्योरी इन्होंने सिद्ध कर दी है। और अब अगर जितना इनको दबाया जाएगा, ये उतना तेज़ी से और बड़ा हो जाएंगे। सर मैं ये जानना चाहूँगा, जेनजीज को लेकर जो एक बताया जाता था कि जेनजीज जो होते हैं वो एक अलग तरीके का होते हैं, और जैसे कि अलग अलग देशों में देखा गया, अब जो जेनजीज की जो तस्वीर आ रही है, पुलिस मार रही है वो हट नहीं रहे हैं, पुलिस के ऊपर टेयर गैस उठाकर फेंक दे रहे हैं, बैरिकेड पर वो चल रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो जेनजीज को तो वाकई जो मतलब एक तरीके से इंटरनेट पर चल रहा है, क्या वही तस्वीर अब वापस आ गई है? और जेनजीज को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, पहली तो मेरी ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये फील आ रहा है कि हम 80 के दशक में, मतलब 85 में मेरा जन्म हुआ, तो मुझे कहीं से ये फील आ रहा है कि हमें थोड़ा सा लेट पैदा होना चाहिए था, हमें 2000 के दशक में पैदा होना चाहिए था, तब हम इनके जैसे हो सकते थे। और ये गजब के लोग हैं, इतने गजब के लोग हैं कि वो डर हमारे दिमाग से निकल गया है, जो डर हम पिछले 10-12 साल से, खासकर पिछले 4-5 साल से देख रहे थे। और लोकतंत्र को लेकर के सवाल थे कि भाई हमारा जो लोकतंत्र है उस खतरे में है, लोकतंत्र में तानाशाही बहुत बढ़ रही है, कंट्रोलिंग जो है वो गवर्नमेंट की बहुत बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो अंग्रेज़ों का जैसा एडमिनिस्ट्रेशन था 1947 से पहले, उस तरह का हो गया है, जिसमें इंडियन के साथ जो है वो भेदभाव होता था। अब इंडिया के अंदर जो इंडियंस हैं उनमें कैटेगरीज में भेदभाव हम देख रहे थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, हो रही थी। बेवजह का दमन देख रहे थे, सरकारी संस्थाओं का हम दुरुपयोग देख रहे थे, और सारा सिस्टम अभी तो एक जो चेंज आया है वो बिग चेंज है। वो चेंज ये है कि लोगों में जो 10 दिन पहले की निराशा थी, वो निराशा जो है लोगों की एकदम ख़त्म हो गई है। और इसलिए ख़त्म हो गई है क्योंकि लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, क्योंकि जेनजीज जो है वो अपनी बात को कहना जानता है, वो अपनी बात को समझाना जानता है, अपनी बात के लिए लड़ना जानता है, जिन चीज़ों को आपने बताया। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है, मुझे कल किसी का फ़ोन आया, तो मैंने उनसे पूछा कि इंस्टाग्राम जो है वो जेनजीज का प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने कहा हाँ, जेनजीज का प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जिनसे मैं बात कर रहा था कि जेनजीज बहुत ज़्यादा वो इंस्टाग्राम पे रहते हैं। लेकिन उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा मेरी अम्मा इंस्टाग्राम देख रही है 3 दिन से लगातार। अम्मा की उम्र 70 साल है, अम्मा भी इंस्टाग्राम देख रही है, अब्बा भी इंस्टाग्राम देख रहे हैं, चाचा भी देख रहे हैं, ताऊ भी देख रहे हैं। तो इंस्टाग्राम की जो लोकप्रियता है वो जेनजीज, पहले से माना जाता था कि वो जेनजीज का है, लेकिन आज वो हर व्यक्ति तक पहुँच गया है, और ये जेनजीज ने किया है। यानी जेनजीज ने लोगों के दिमाग में अपनी बात बैठा दी है। जैसे बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, पहला प्रोटेस्ट बच्चे पेरेंट्स के सामने करते हैं, कह रहे मैं तो ये यहाँ नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पढ़ूंगा, कह रहे मैं तो ये कोर्स नहीं लूँगा, ये कोर्स लूँगा। तो वो पहला प्रोटेस्ट, परिवार कहता है नहीं नहीं तुम डॉक्टर बनोगे, कह रहे नहीं नहीं मेरा इंटरेस्ट तो इंजीनियर में, मैं इंजीनियर बनूंगा। परिवार थक के बैठ जाता है, लेकिन जेनजीज जो तय करती है वही होता है। जनरल हम देख रहे हैं कि जेनजीज पहला प्रोटेस्ट अपनी फैमिली के सामने करता है, अपनी फैमिली को कन्विंस करता है कि मैं अपनी मर्जी से पढ़ाई करूँगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं। तो बात ना मानना, अपनी बात के लिए अड़ जाना, ये जेनजीज की फितरत में शामिल है, इनके ब्लड में है, इनके खून में जो खून इनके रगों में बह रहा है उसके अंदर ये है कि ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंग देखिए आप, मज़ा कर रहे हैं, पुलिस लाठी बजा रही है, पुलिस जो है वो आंसू गैस छोड़ रही है, मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इतना इंजॉय कर रहे हैं। पुलिस जो है वो इनको आप वो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे एक गेम खेलते हैं, बहुत लोकप्रिय गेम है सबवे सर्फर, उसकी एक रील जो है सबसे ज़्यादा वायरल है। पुलिस दौड़ रही है, वो उसकी वो टोन लगा रहे हैं। तो जेनजीज अलग तरह का इन्होंने ये दिखा दिया है लगभग कि अब तो पूरे सिस्टम को ही पता चल गया है कि वो जो पुराना कहते थे ना जेपी आंदोलन में, वो अलग थ्योरी थी, अलग थ्योरी है, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। वो पॉलिटिकल इंस्पायर्ड था, ये पॉलिटिकल इंस्पायर्ड नहीं है, ये खुद की लड़ाई है। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई राजनीतिक तौर पे इनके साथ, इनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, इनको बोलना नहीं आता, ये लोग जो हैं वो कैसे अपनी बात कह पाएंगे, ये कितना अच्छा बोलते हैं।
इनके छोटे छोटे बच्चे देखिए आप, 15 साल का 16 साल का कोई बच्चा पकड़िए, सब जानता है, वो डेमोक्रेसी के बारे में जानता है, दुनिया भर की डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा कर लेगा आपको, दुनिया भर की तानाशाही के बारे में चर्चा कर लेगा, वो आपको बता देगा, वो सारे क्रांतिकारियों का नाम बता देगा, रसिया से लेकर चाइना तक, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, सब इनको जानकारी है। और ये बिल्कुल ऐसे बच्चे नहीं है जिन बच्चों को लोग ये समझते थे कि ये कुछ नहीं जानते। कोई अगर इनको कहे ना, इनके परिवार का व्यक्ति, अरे तुम तो बच्चे हो, तो ये मुस्कुराते हैं। टेक्नोलॉजी इनकी बहुत हाई है और सब कुछ बहुत हाई लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन को अब ऐसी हाइप मिली है जो पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर मैं देखूं तो जो देश में किसी आंदोलन को नहीं मिली है। ये तो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कामरान कि ये क्रैक डाउन के बाद और मजबूत होकर उभरे हैं। जनरल क्रैक डाउन के बाद जो है वो आंदोलन दब जाया करते हैं, लेकिन इनकी ताकत ही क्रैक डाउन के बाद आई है। अभी आप देखिए एक पैर रखने की जगह नहीं है। मैं पर्सनल बता दूं आपको, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस बता रहा हूं, एक ब्रांड की, इंडिया का सबसे मशहूर एक ब्रांड है चाय का, उसकी चाय जो है वो 150 रुपये की आती है। ये सैकड़ों चाय बांट चुके हैं वहाँ। जो टॉप मोस्ट, अभी ये एक आदमी 15 मिनट यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, 15 मिनट में 4 लोग उसके पास पिज्ज़ा लेके आ रहे हैं, लोग आवाज़ दे के बुला रहे हैं, बर्गर खाओगे, टॉप मोस्ट, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो खाना है जिसको अमूमन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस जगह पर, ये कनॉट प्लेस है एक्चुअली, इस जगह पर जहाँ दिल्ली में सबसे महंगा सामान बिकता है, इस जगह पर ये चीज़ें ऐसे बांटी जा रही हैं, दुनिया बिल्कुल बदल गई है। परिवार पहले तो ये हो रहा था कि मुझे बताया किसी ने, बहुत सारे पत्रकार, जैसे कल अजीत अंजुम बता रहे थे कि उनकी बेटी भी आई थी, मुझे बताया बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे बीजेपी लीडर के बच्चे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे यहाँ हैं और ब्यूरोक्रेट्स योजना बना रहे हैं जो गवर्नमेंट है उसके अनुसार काम करने में, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ, प्रोटेस्ट सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, प्रोटेस्ट ड्राइंग रूम में भी हो रहा है, प्रोटेस्ट ड्राइंग रूम में हो रहा है। जब यहाँ से अपना प्रेजेंटेशन दे करके सॉलिडरिटी दिखा कर घर पहुँचते हैं तो पापा भी दफ्तर से लौट आते हैं, तो आकर के पापा बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, तो एक प्रोटेस्ट पापा के सामने होता है, वो आईएएस है, पापा आईएएस है, पापा आईपीएस है, पापा पुलिस में है, एक प्रोटेस्ट उनके सामने होता है, फिर मम्मी आती है सपोर्ट में। ठीक तो कह रहे हैं, सरकार पेपर लीक जो है वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई, इतने बच्चे कैसे मर गए सुसाइड करिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कामरान, बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये फिल्मी है एक्चुअली लेकिन है सच। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने ये नोटिफाई किया है कि जब कोई अपनी जान दे देता है तो वो लॉस होता है, लेकिन जब कोई शहादत देता है तो वो लॉस नहीं होता। शहादत देने वाला व्यक्ति तो है, उसके बारे में बहुत अच्छी मान्यताएं हैं कि वो स्वर्ग में जाता है, जन्नत में जाता है, अपने ये बच्चे जो मर गए, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, ये इनकी कुर्बानी थी, ये इनकी शहादत थी। एजुकेशन सिस्टम में ज़रूर चेंज होगा। बात पॉलिटिकल नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए ना, हटाया तो जाना ही चाहिए, हटाया तो जाना ही चाहिए, लेकिन चूल्हे जरूर हिला दी हैं उनकी। सरकार की चूल पहली बार हिली है, पहली बार नोटबंदी में। अच्छा, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इस प्रोटेस्ट में कोई ऐसा इशू नहीं ढूंढ पा रहे जिससे बंटवारा किया जा सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको सीरियसली समझाता हूँ कि किसान आंदोलन तो उन्होंने कहा खालिस्तानी है, मुसलमान का आंदोलन बता करके शाहीन बाग को इन्होंने कहा, दलित समाज के लोग जो हैं वो कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका आंदोलन तो उनको कहा तो नक्सली विचारधारा से प्रभावित हैं। अब इसको कैसे बांटेंगे? इनको तो आतंकवाद की बी टीम कहा गया था, लेकिन वो नैरेटिव बन नहीं पाया ना। अभी यहाँ पोस्टर आप देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ पोस्टर जो है, गलतियाँ कैसे होती हैं, पोस्टर जो है यहाँ आप देख लीजिए, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, ये पोस्टर चल रहे हैं। जो इंडिया 20 साल पहले 15 साल पहले का जो इंडिया था, अब उसका रूपांतरण दिख रहा है। ये आप पूरे इस दीवार पर चले जाइए, यहाँ देखिए क्या लिखा है। कल तक टारगेट थे धर्मेंद्र प्रधान, अब टारगेट हो गए नरेंद्र मोदी। नारे सुन लीजिए आप। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सबसे प्रभावी नारा यहाँ है जिसको मैं नोटिफाई कर रहा हूँ, वो जय भीम है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का चेंजेस आप देख लीजिए। राहुल गांधी ने कल क्या किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी जो हैं वो उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनका बर्थडे है, और अपने सारे लोगों को बुला लिया बर्थडे बता करके। और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनका घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से 800 मीटर दूर है, और सबको बर्थडे कह के घर बुला लिया, और फिर 3-4 लोग आगे कह के मेरे साथ साथ चलो, दौड़ करके वो वहाँ प्रधानमंत्री का आवास पर जाकर बैठ गए। धक्का मुक्की हुई, बहुत एफर्ट हुआ। अखिलेश यादव का रोल देख लीजिए आप। अखिलेश यादव जो है अपने 30 से ज़्यादा सांसद बस भर के वहाँ ले गए, तो एक मैसेज उन्होंने वहाँ वो मजबूत देने की कोशिश की। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है, इतना चेंजेस है कि अब मुझे लगता है कि जैसे जो चाहते थे जैन जी वो कर दिया है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, वो वाली थ्योरी अब सच कर दी है, और इसका रिजल्ट आएगा, इसका सकारात्मक परिणाम आएगा।
इसका फेलियर नहीं होने वाला अब। इसका फेलियर एक एक काम और हुआ, होती हैं चीज़ें, चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम विश्लेषण करना है, तो मैं इस दृष्टिकोण से आपको बताना चाहता हूँ कि कल परसों अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका, ये जो प्रोटेस्ट के आयोजक हैं, इनके रोल को लेकर के सवाल थे। और ये बात सही है कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया, इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है, वो इसके हीरो हैं अनडाउटली। उनको चूँकि वो टेक्निकल ग्राउंड से आए, तो चूँकि वो इतना कमीनापन राजनीति का नहीं समझते, राजनीति में कितना कमीनापन है, इसलिए उनको बहकाया जा सकता है। लेकिन अब उनकी भी आँख खुल गई है, तो अब उनकी गलती, अब इस बात की संभावना बहुत है कि प्रोटेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना जो है समाप्त हो गई है। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं क्योंकि एक ठोकर लग चुकी है। उनको बुलाया गया था बात करने के लिए, 2 घंटा वेट कराया गया। अब आप, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये भी जानकारी है कि उनका फ़ोन वहाँ पर रख करके जो है वो उसका व्हाट्सअप डीएक्टिवेट किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें अब निश्चित तौर पे चेंज आ गया है और ये चेंज जो है बहुत प्रभावी रहने वाला है कानून। सर मेरी जितनी समझ है, मैं अभी जर्नलिज्म में करियर की शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं वो समझ रहा हूँ, मेरी समझ से सर एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी हुई है, उसको आप अच्छे से बता पाएंगे कि सर पॉलिटिकल पार्टी अपनी चीज़ों को बिल्कुल अलग मंच पर किनको भेजना है, वो एक स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। जैसे अगर हम देखेंगे सर, तो डिम्पल यादव, प्रिया सरोज और इकरा हसन चौधरी और ये लोग जो चेहरा है, जो जनजी को अट्रैक्ट करते हैं, ये ग्राउंड पे थे। और पार्लियामेंट में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वहाँ थे और ये लोग जंतर मंतर पर तमाम पार्टी के लोग आए। लेकिन उसमें जो बड़ा चेहरा है, मतलब बांटा गया कि कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ रहेगा। उन्होंने अलग प्रदर्शन किया, जो पीएम हाउस का घेराव किया, तो ये एक अलग तरीके का चेंजेस दिखा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं इसको, तुम ये कहना चाहते हो कि किसी तरह की राजनीतिक रणनीति है, लेकिन ये किसी तरह की राजनीतिक रणनीति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो व्यवस्था के अनुसार लिया गया निर्णय है। जैसे आप कह रहे हैं कि भेजा गया, मैं कह रहा हूँ भेजा नहीं गया, वो खुद आए। मैं प्लीज़ इसको आपको समझाता हूँ। आपने 3-4 नाम लिए, लेकिन मैं इसमें एक नाम लेना चाहता हूँ। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज जो हैं वो यंगेस्ट एमपी हैं समाजवादी पार्टी में, उत्तर प्रदेश के यंगेस्ट एमपी हैं और देश के भी यंगेस्ट एमपी में हैं। तो पुष्पेंद्र सरोज जो हैं वो अक्सर आप उनका कोई इंस्टाग्राम या कहीं किसी रील में बहुत ज़्यादा प्रचार में नहीं रहते। उनके फादर जरूर बड़े नेता हैं, इंद्रजीत सरोज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रचार में नहीं रहते। और पुष्पेंद्र सरोज को इससे पहले आपने इंटरव्यूज़ भी नहीं देखे होंगे। और पुष्पेंद्र सरोज को आप ऐसा फेस भी नहीं कह सकते जैसा प्रिया सरोज है, या फिर जैसा इकरा चौधरी है, इकरा हसन चौधरी है, वो बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे पहले पहुँचने वाले एमपी का नाम था पुष्पेंद्र सरोज। सबसे पहले लोगों को पता चला जाकर के, जब वो लड़का सा देखा कि ये भी एमपी है, कह रहे ये भी एमपी है, तो पुष्पेंद्र सरोज सबसे पहले आए। तो उनको पार्टी ने तो कहा नहीं तुम वहाँ चले जाओ, लेकिन पुष्पेंद्र सरोज आए। उसके बाद जो है आई प्रिया सरोज। प्रिया सरोज को हम इसलिए थोड़ा ज़्यादा जान गए हैं क्योंकि वो फिएंसी है क्रिकेटर रिंकू सिंह की, तो फिर प्रिया सरोज आई। हाँ, अब इस पर स्ट्रेटजी पे काम हुआ। अब क्या करना है? अब आई डिम्पल यादव, उनके साथ आई रुचि वीरा। अब स्ट्रेटजी पे काम आना शुरू हुआ। अब इकरा हसन चौधरी जो रात में आई, का एक दिन जिस दिन प्रोटेस्ट मार्च निकलने वाला था उससे एक दिन पहले, तो वो अलग मैसेजेबल पॉइंट था। इस पूरे रोल में आप एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है। चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ, तो चंद्रशेखर का जो एक्चुअली क्या सीन है, चंद्रशेखर जो हैं वो 2017 के बाद से पॉलिटिकल आए, तो वो खुद उनका जैनजी जैसा है, मतलब जैनजी नहीं है लेकिन जैनजी जैसा है, तो खुद स्ट्रगल से आए। तो वो लाठी को समझते हैं, डंडे को समझते हैं, चोट को समझते हैं और सिस्टम को समझते हैं, उस तकलीफ को समझते हैं जो उन्होंने अब तक गवर्नमेंट के गलत नीतियों के खिलाफ लड़ करके बनाया है। तो चंद्रशेखर को दर्द दिखाई दिया। फिर वो कई सारे प्रोटेस्ट में, इससे पहले आपने देखा था कि वो CNRC प्रोटेस्ट में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट, उनका राजनीतिक जीवन ही प्रोटेस्ट में। स्टेज से कहा था, मैं बगल में था, उन्होंने कहा था मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं, वो तो बीमार भी उन्होंने 2016 में बनाई थी, तो वो 22 साल के एक्सपीरियंस वाली बात थोड़ा अधिक हो गई। हाँ, उससे पहले वो एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पे काम करते थे, क्योंकि वो उन्होंने कहा था आंदोलन की लड़ाई का मुझे 22 साल। हाँ, है, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। जिस दिन क्रैकडाउन हुआ, जिस दिन लाठी पड़ी, डंडे पड़े, आंसू गैस पड़े, उस दिन 2 लोगों का कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण था। उस दिन जिस दिन ये कहा गया कि अभिजीत दीपके कहाँ हैं, चूँकि वो या आशुतोष कहाँ हैं, बाद में कहा कि भाई उनको तो डिटेन कर लिया गया, तो उस दिन सबसे बड़ा कैरेक्टर जो था वो डिम्पल यादव का
और चंद्रशेखर आज़ाद का सबसे बड़ा कैरेक्टर था। चंद्रशेखर आज़ाद ने उस दिन बिल्कुल जैसे बिहारी स्टाइल है तो वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के हैं, लेकिन बिहारी स्टाइल में उन्होंने ऐसे कपड़ा बांधा सर पर और पूरा एक्शन लिया और फिर कंट्रोलिंग दी, हिम्मत दी। उनके आने के बाद में पुलिस का क्रैकडाउन कमज़ोर हुआ और फिर डिम्पल अपने साथ बहुत सारे एमपीज़ लेकर आई, बहुत सारे एमपीज़ लेकर के आई। आप कह रहे हैं कि इनको पार्टी ने भेजा, मैं कह रहा हूँ ये खुद आए, मैं कह रहा हूँ खुद आए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने नहीं कहा होगा डिम्पल यादव को कि तुम चले जाओ, उनको कहा होगा अदिति ने, उनको कहा होगा टीना ने, उनको कहा होगा अर्जुन ने, जो डिम्पल यादव के बच्चे हैं। उन्होंने कहा होगा मम्मी आप जाओ, मम्मी आप जाओ, नहीं तो हम जाएंगे। नहीं तो अदिति ये भी कह सकती थी कि मैं जाऊंगी, क्योंकि वो भी जैन जी है। एक किसी इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हमारे बच्चे आपस में जो बातचीत करते हैं वो हमें पता नहीं चलता, वो ऐसी इंग्लिश लिखते हैं कि वो हमारी समझ में नहीं आती। तो इसका मतलब सिंपल है, अखिलेश यादव के तीनों बच्चे जैन जी हैं, तो अखिलेश यादव के बच्चे जैन जी हैं और जितने जैन जी बच्चे हैं उन सबकी मेंटेलिटी एक जैसी है। तो वो जो सॉलिटरी डिम्पल यादव की थी, आपने देखा वो बटन खोल रही है, एक के सिर पे चोट लग गई, रुमाल से साफ कर रही हैं। एक दूसरा था तो उसको जो है वो पानी कहनी, पानी ला कर दो, एक को कहनी पंखा कर दो। डिम्पल यादव देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, वो ये कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं। राहुल गांधी ने कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं की। उन्होंने अपनी टीम के एमपीज़ को नहीं बताया, उन्होंने अपने किसी एमपीज़ को नहीं बताया, उन्होंने अपने सीएम को नहीं बताया। आप देखिए, उन्होंने उड़ीसा का वो सीएम थे उनके साथ में कर्नाटक के, उनको नहीं बताया उन्होंने। एक और सीएम उनके साथ थे, उनको नहीं बताया। केरला के सीएम थे साथ में, उनको नहीं बताया। अपने एमपीज़ को नहीं बताया। खड़गे जी को कहा कि आज खड़गे जी का बर्थडे है और बहाना बना कर खड़गे जी घर चले गए। उनका घर प्रधानमंत्री से 800 मीटर दूर था और फिर निकल के प्रियंका और खड़गे जी को साथ लेकर के और तुरंत पैदल वहाँ पहुँच गए और जाकर के प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठ गए। तो ये स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, ये तो खुद ही आ रहे हैं सबके सब, ये तो खुद ही आ रहे हैं। वो जो नारा है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने मजबूर किया है। इनके सबके घर में छोटे बच्चे हैं, इन्होंने प्रेशराइज कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स को। एमपीज़ को पूछते हैं, मान लो कोई एमपी है, आनंद भदौरिया है, आनंद भदौरिया से उनकी बेटी पूछती है पापा वहाँ नहीं गए। मान लीजिए कोई एमपी है आर के चौधरी, उनकी पोती पूछती है पापा वहाँ नहीं गए। मान लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनकी भतीजी पूछती है पापा वहाँ नहीं गए, चाचा वहाँ नहीं गए, बड़े पापा वहाँ नहीं गए। तो ये जो इम्पैक्टबिलिटी, आपने वो फिल्म देखी, आजकल 3 इडियट की बात बहुत करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हमें याद करना चाहिए रंग दे बसंती को। रंग दे बसंती की शूटिंग भी दिल्ली में हुई थी। उसमें एक कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर का बेटा था और वो अपने फादर के अगेंस्ट हो जाता है पूरी लड़ाई में। वो उस दौर का जैन जी है। तो मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जिनके फैमिली नहीं है, तो उन पे ये प्रेशर नहीं है। तो अगर उनके फैमिली होती और उनका कोई बच्चा जैन जी होता तो ऑब्वियसली प्रेशर जाता उनको भी ये बात प्रेशर जाता, उनको मैसेज जाता कि तुमको जो है ये समझना चाहिए। वो ज़रूर कहेंगे। आपने देखे नहीं, कितने लोगों के स्टेटमेंट आते हैं, कितने बच्चे बोलते हैं करे मेरे फादर तो बीजेपी में है लेकिन मैं यहाँ आ गया। एक महिला का था, वो पीछे खड़े होकर महिला ये कह रही थी कि ये जो सामने आपको खड़े हुए व्यक्ति दिख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड हैं, और जिसको कह रही थी वो पुलिस वाले व्यक्ति थे। तो ये तो तुम किसके साथ आई हो? कि मैं अपने बेटी के साथ आई हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। कह रही ये पुलिस है कि अपनी ड्यूटी करना है, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, मैं जैन जी के साथ हूँ। प्रश्न इनके भविष्य का है, प्रश्न इनके भविष्य। आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक बार चपरासी की भर्ती निकली थी, चपरासी की भर्ती निकली, 150 पीएचडी वालों ने आवेदन किया। पीएचडी वाले नौकरी मांग रहे थे चपरासी की। सिस्टम में कमियां तो हैं, सिस्टम में कमियां तो हैं। और ये पेपर लीक, एक परीक्षा पूरी नहीं करा पा रहे तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? अच्छा कराएंगे कैसे? हाँ, अभी सब कराएंगे कैसे? मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव के प्रभारी बन जाते हैं, समय उनके पास है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस और पूरा सरकार का काम क्या होता है? लोगों के सिस्टम को चलाना। लेकिन गवर्नमेंट कर क्या रही है? उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। एक्चुअली सरकार का चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता, उसके लिए इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव कराता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं 2014 से अब तक, स्टेट पॉलिटिक्स में देख लीजिए, सेंट्रल पॉलिटिक्स में देख लीजिए, कि सरकार का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव चुनाव लड़ना और जीतना है। और अगर वो नहीं जीत पा रहे, दूसरे के सांसद पकड़ के ले आते हैं, तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। तो जो काम हमें करने का है, जब हम वो काम नहीं करेंगे, हमारी ड्यूटी है लाइन एंड ऑर्डर, हम नहीं कर रहे। हमारी ड्यूटी है एजुकेशन सिस्टम ठीक करना, हम नहीं कर रहे। हमारी ड्यूटी है पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, हम नहीं कर रहे। और ऐसे लोग जो उस एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये इश्यूज आ जाते हैं। फिर एक और बात, ये बहुत सीरियस बात है जो समझने की है, ये इंटरनल बात है। फाइलें मिनिस्टर जो होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको इंडिपेंडेंस ही नहीं है।
उनके लिए जो है वो ऑर्डर कहीं और से तय होते हैं। तो एक ही सिस्टम जो है वो सारे सिस्टम को रन कर रहा है, और उनको बहुत सारा समय वो इंडिया से बाहर में गुजार रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो सिस्टम के करप्ट होने की वजह हो गए हैं। करप्ट होने का मतलब सिर्फ पैसा लेने नहीं होता, करप्ट होने का मतलब यह है कि सिस्टम में दीमक का लग जाना। तो सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, ये सच है, और जेनजीज उसको चेंज करने की कोशिश करने का है। सर मेरा ये सवाल ये होगा, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको इस चीज़ का ज़्यादा तजर्बा होगा और आप इसको अच्छे से बतला सकते हैं कि सर अभी देश में देखा जाए तो केन बेतवा के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, चीता आंदोलन। अगर देखा जाए तो सिंघू बॉर्डर पे किसान अमेरिका ट्रेड डील को लेकर खड़े हैं। जंतर मंतर पर देखा जाए तो सारे जेनजीज और जो युवा हैं जो पेपर लीक को लेकर और तमाम जो शिक्षा का पहली क्रांति मैं देख रहा हूँ, और मुझे जो अब तक मैंने देखा है शिक्षा को लेकर पहली क्रांति है, एक ये चल रहा है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष सरकार का घेराव कर रहे हैं। अब सरकार चारों तरफ से फंसी हुई, तो उसकी रणनीति क्या हो सकती है, क्या स्ट्रेटेजी अपना सकती है? देखिए, अभी तक हमने देखा है कि सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है वो ये बंटवारे की राजनीति करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कहीं कोई चुनाव होने वाला होता है, उससे पहले कोई इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि राष्ट्रवाद के नाम पर ये चुनाव जो है वो उसका रुख मोड़ देते हैं। खासकर उसको जाति में, धर्म में, अगर कोई एक बड़ी जाति की बात है तो जाति में जाति की बात करते हैं, या फिर वो उसको एक नैरेटिव बनाते हैं। एक खास कम्युनिटी का, माइनॉरिटीज़ का खासकर, वो उनके खिलाफ एक नैरेटिव बना के जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है इसमें ये नैरेटिव नहीं बन पा रहा। ये स्टूडेंट है, अभी इनको बांट नहीं सकते आप। अभी मैं आपको एक नोटिफाई करता हूँ, मैंने अभी आकर के यहाँ जो देखा है उसमें यह है कि बनारस विश्वविद्यालय के भी लोग हैं, मेरठ विश्वविद्यालय के भी लोग हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी के भी लोग हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के भी लोग हैं, और दिल्ली के तो सारे विश्वविद्यालय के लोग आए गए हैं। तो अब ये 95% यहाँ आपको जैन जी दिखाई दे रहा है। 5% जैन जी से अलग वे लोग हैं जो नौकरी जिन्हें नहीं मिली, मगर वे उनकी एज बाहर निकल गई, ज़्यादा एज हो गई, मगर वे भी हैं। वे इस गुस्से में हैं कि हम बेरोजगार हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम प्रतिशत नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने बच्चों के सॉलिडिटी के लिए यहाँ आए हैं। तो जनरली अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो जैसे मणिपुर का चर्चा आपने की थी, इससे पहले हमने भी चर्चा की थी। हमने कहा था मणिपुर पे तो गवर्नमेंट बोल नहीं रही, तो हमें लगता है कि इतने बड़े प्रोटेस्ट पे इस पर कैसे बोलेगी। उसमें तो 200 लोग बैठे थे ना, उसमें बहुत निराशा थी। लेकिन अब एकदम दुनिया बदल गई है। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की स्थिति में बहुत भयंकर चेंजेस हैं। मतलब हमने देखा नहीं है ऐसा कभी कहीं। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि जेनजी जो है वो, आप उसको घर पे जाकर के, अगर आपका कोई छोटा भाई हो, या मुझे, आप भी जेनजी हैं क्या? 2000 के बाद तो वो उनके लिए समस्या बन गई। उनको बॉस अगर उनको ऑफिस में जाकर के डांटे तो वो उससे आर्गूमेंट करते हैं। मम्मी अगर उनको ये कहे कि तुम आज मैंने दाल चावल बनाए हैं, तुम्हें खाने पड़ेंगे, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं कि तुम्हारी ज़बरदस्ती है क्या? मम्मी, मेरा राइट है, मेरा ह्यूमन राइट है, मेरा राइट है, मैं तुम मुझे ज़बरदस्ती खिला दोगे दाल चावल। पापा कहते हैं बेटी इंजीनियर बन जाओ, कह रहे नहीं मैं तो डॉक्टर बनूंगा, अब मेरी मर्जी डॉक्टर बनने की है। तो वो आर्गूमेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट फैसले लेते हैं। वो इंटरनली उनके अंदर एक मेंटलिटी है कि वो फ्रीडम चाहते हैं, तो दबाया तो नहीं जा सकता। सर प्रोटेस्ट का जो रंग रूप है वो हमेशा हालात के एतबार से चेंज हुआ है। जैसे जेनजीज का जो प्रोटेस्ट है, इसमें क्रिएटिव पोस्टर, इसमें कोई स्पाइडरमैन बन के आ रहा है, कोई डायनासोर बन के आ रहा है, कोई अलग अलग तरीके की हरकत कर रहा है, कोई किसी भी तरीके, मतलब उनका बिल्कुल क्रिएटिव पोस्टर और अलग तरीके से, मतलब जो ये क्या चेंजेस है? वो देखा आपने कि एक आदमी कह रहा है, ए भैया आंसू गैस का गोला एक फेंक दो ना, एक फेंक दो यार प्लीज़, एक फेंक दो, एक फेंक दो। दूसरा फेंक रहा है तो वो उसे क्रिकेट में जैसे गेंद पकड़ते हैं, पकड़ने के लिए दौड़ के कैच करने की कोशिश कर रहा है, वापस फेंकने के लिए। मज़े ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है। इस एज में कोई प्रेशर होता भी नहीं है। इस एज में कोई प्रेशर, वैभव सूर्यवंशी है ना, 14 साल का लड़का है, कैसे दमादम खेलता है, प्रेशर नहीं है। जिस दिन प्रेशर पड़ेगा खेलना बंद कर देगा। इनको परवाह नहीं है, इनको परवाह नहीं है, इसलिए तो ये दुनिया बदलने का। आपको पता है टोनी ब्लेयर जो है इंग्लैंड में 30s में प्रधानमंत्री बन गए थे। हम लोगों का तो व्यवस्था ये हो गई कि 50+ को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। अब तो थोड़ा चेंज हुआ है। हालांकि ये भी गलत हुआ है कि जो पहले नेता हैं उनके बच्चे बन रहे हैं। ये नई लीडरशिप जो है आनी चाहिए, ये भी चेंजेस है। तो ये बेफिक्र लोग हैं जेनजीज, ये किसी के बाप से रुकने वाले नहीं हैं, सिंपल। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा एक्सप्लेनर प्रोग्राम था इनकलाब हिंदी का, जिसमें हमारे इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आसम मोहम्मद कैफ सर ने विश्लेषण करके जो तमाम जो मुद्दे थे या क्या कुछ हो सकता है इसको लेकर उन्होंने रिप्लाई किया।